नाज़रीन, अभी रिंग रोड स्कैंडल की बाज़गश्त खत्म नहीं हुई थी कि लाहौर से एक और बड़ा मामला मंजर आम पर आया। लाहौर रंग के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब ने एक स्टोरी ब्रेक की जिसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को ईद की छुट्टियों में सब्सिडाइज्ड अशिया दी गई और उसके बाद हर स्टोर को 5 से 6 लाख रुपए की आइटम्स प्रोवाइड की गई। लेकिन अचानक से जो जुमेरात को यानी पिछली जुमेरात को ईद का ऐलान हुआ, उससे ऐसा मालूम होता है कि जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के जो अफसरान हैं उन्होंने तमाम स्टोर मैनेजर्स को हिदायत की कि 17 मई को, हालांकि उस दिन स्टोर्स जो थे वो आम लोगों के लिए बंद थे, माल जो है वो प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाए और उसके बाद जो रकम है वो बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई जाए। सवाल ये पैदा होता है कि गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से मिलने वाले टैक्स से जो सब्सिडाइज अशिया यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई थी, वो किस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट वेंडर्स को उठवा सकती है और बाकायदा इसकी फुटेज भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमने देखा कि इस मुल्क में जफर मिर्जा को कुछ नहीं हुआ, इस मुल्क में नदीम बाबर को कुछ नहीं हुआ, इस मुल्क में दीगर जो लोगों पर इल्जाम लगते रहे वो अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी होते रहे। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसाफ का सिर्फ यही एक तकाजा है कि अगर आपके ऊपर इल्जाम लगे तो आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। लेकिन इस मामले में अब तक भी कोई इस्तीफा सामने नहीं आया है। इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम अशरफ मेहताब साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग के। अशरफ, ये सारा क्या मामला था यूटिलिटी स्टोर्स में जिस तरह से ये करप्शन हुई है? जी देखिए जी, ये असल तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो आपको पता है गली मोहल्ले के अंदर डिपो हुआ करते थे, वहाँ पे चीनी और आटा मिलता था। फिर वो उसके बाद फिर गवर्नमेंट आई बेनज़ीर की, तो उन्होंने ये फैसला किया कि चीनी और आटा के साथ बाकी जो है दालें हैं, मसाला जात है, बाकी चीज़ें, सर्फ, ये सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी, इन पे भी सब्सिडी दी जाए और बाकायदा तौर पे स्टोर खोले जाए, ना कि वो डिपो हो। तो वो फिर तकरीबन उस वक्त 6000 के करीब वो स्टोर जो खुले और 6000 तक चले गए। फिर बाद में आने वाली हुकूमतों ने बंद किए और उनके दौर में भी वो ये करप्शन जारी रही। माल निकलवाते थे, ये मतलब वहाँ से गोदाम से आता था, फिर वो कुछ लोगों को मिल जाता था, कुछ वो मिल मिला के मिठाई वाले को दे दिया, चीनी घी दे दिया, बाकी जिस चीज़ को जिस मर्जी क्वालिटी की, हाँ, वो उसको दे दिया। और वहाँ से वो जो सब्सिडाइज मतलब 68 की 1 किलो चीनी है, लेकिन बाजार में 115 110 में मिल रही है। अगर किसी मिठाई वाले को 90 रुपये मिलती है वहाँ से अपनी अकबरी मंडी से, वो इनको 80 रुपये दे के ले लेता, उसको 10 रुपये किलो का फायदा। और इनको क्या फायदा है कि ये 68 और 80 के दौरान, इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि जब छुट्टी वाला दिन था तो इनके जो मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर हैं, उन्होंने स्टोर इंचार्ज को SMS भी किए और उनको बताया कि किसी सूरत 17 तारीख को स्टोर के अंदर सब्सिडाइज कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, जिस तरह हो आप उसको बेचे, उसका कैश आपने बैंक में जमा कराना। अब मुझे ये बताएं 17 से लेकर 19 तक मुतबादल ईद की छुट्टियां दी गई, जो चांद रात तक वो काम करते रहे, तो फिर वो छुट्टी के बाद शहरी तो कोई नहीं आया वहां पे, आम आदमी तो ले नहीं आया जिसके लिए वो सब्सिडी रखी गई। तो फिर इन्होंने कहा कहाँ को दिए, किसको दिए, फायदा किसको हुआ, और उसका फायदा जो है कितनी बार इनको भी हुआ। अब मैं इसमें आपको फुटेज वो नजर आ रही है, वो भी आप देख लें कि वहां पे बड़ी गाड़ियां आ रही है, उनकी डिक्कियां भरी जा रही है। इसी तरह से पिकअप्स के अंदर भी सामान गया और वो कहाँ गया। इस स्टोरी को ब्रेक करने के बाद भी यूटिलिटी स्टोर्स की जो मैनेजमेंट है उनमें किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया गया, आपसे कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई तरदीद देने की कोशिश नहीं की गई? बल्कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की गई तो मुझे ये कहा गया जी अभी चूंकि छुट्टियां हैं वो राब्ता नहीं हो सकता, और 20 तारीख को ऑडिट है, उस दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे, बहुत मसरूफ होंगे, 20 के बाद आप आइएगा। अब ये मेरी कोशिश होगी कि अगले वर्किंग डे में जो आएगा हफ्ता उसमें जाऊंगा। इनके जो जोनल यूटिलिटी स्टोर्स जो एक फेडरल इदारा है और ये इस्लामाबाद में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये वजारत सनत के अंडर आता है। ये माजी के अंदर बहुत बड़े इसमें स्कैंडल आए। मियां मंजूर अहमद वटू जब वज़ीर सनत रहे तो उन्होंने उनके ये स्टोर उनके अंडर आ गए, तो उन्होंने वहां पे भर्तियां शुरू कर दी। और आप वजारत सनत
जिसको आजकल रजाक दाऊद साहब देख जी 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 ठीक है, ये जो हमाद अजहर साहब के पास, हमाद अजहर साहब उनके पास है ये। तो उसमें वो तवानाई के वजीर हैं, ठीक है, उसमें अब हो गए होंगे, लेकिन जब तक वो थे, अब जिसके पास वो है, चाहे वो वजीर आज़म के पास पोर्टफोलियो या किसी और के पास है, तो क्या हुआ कि उन्होंने विसावे वाला जो उनका हल्का अहबाब था, वहां से 90% लोगों को भर्ती कर लिया वहां पे। पूरे पाकिस्तान से कहीं से कोई कैंडिडेट नहीं आया, कोई तरह ने उस वक्त। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मोहतरम शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं यूटिलिटी स्टोर्स एसोसिएशन के। शहाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। शहाब साहब, ये जो अशरफ मेहताब साहब ने स्टोरी ब्रेक की है कि 17 मई को छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन यूटिलिटी स्टोर की मैनेजमेंट ने स्टोर मैनेजर्स को कहा कि सब्सिडाइज्ड अशिया को बेचकर पैसे अकाउंट्स में जमा करवाए जाएं। इस स्टोरी में किस हद तक सदाकत है? और जो फुटेज दिखाई जा रही है इस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें जो माल है प्राइवेट वेंडर्स को उठवाया जा रहा है, क्या इस तरह यूटिलिटी स्टोर्स चल पाएगा, सस्टेनेबल बन पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो अभी स्टोरी इन्होंने ब्रेक की है, ये तो बड़ा एक छोटा सा इशू है जो आपके सामने आया है, और इसको आप ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। ये देखें, इसमें इस तरह है कि मैं कोई यूटिलिटी स्टोर्स की जो मैनेजमेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो मुलाजमीन की एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस पे पर्दा डालूं। सबसे अहम चीज तो ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल तारीखी सब्सिडी दी थी यूटिलिटी स्टोर्स को। लेकिन साथ ही मैं ये भी वाज़ेह करता जाऊँ कि 2019 से लेके अब तक जो 2 रमजान मुबारक आए हैं, इसमें जो यूटिलिटी स्टोर्स की मैनेजमेंट है ये भी तारीखी करप्ट तरीन मैनेजमेंट है। और ये जो आपके पास अभी मामला आया है, ये तो बहुत एक नॉर्मल सा है कि जी छुट्टी वाले दिन उन्होंने काम किया, और ये जिस तरह आपको अभी यहाँ के नुमाइंदे बता रहे हैं कि जी इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, उसमें भी मैं आपको वादा करता चलूं कि जो हमारे रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस ये 17 तारीख से ओपन हो चुके हैं। ये सिर्फ स्टोर्स बंद हैं, क्योंकि स्टोर्स चांद रात तक खुले थे, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा छुट्टियां दी गई हैं। बाकी जो हमारे रीजनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं और हेड ऑफिस। अच्छा, एक बात शहाब साहब और बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की फराहमी की क्या सूरत हाल है? देखें, आटे के हवाले से भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2020 में, जनवरी 2020 में हमें पास्को से गंदम दी थी, जो कि सरकारी नर्ख पे दी जा रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जी इसको बिल्कुल खालस आटा जो है वो सब्सिडाइज रेट पे आवाम को मुहैया किया जाएगा। लेकिन उसमें भी वही चीज है, करप्शन का जो एक बहुत बड़ा अंसर उसमें शामिल है, और जो हमारे इदारे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कुछ चंद जनरल मैनेजर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, अरबों रुपया उन्होंने कमाया है, अपनी मनपसंद फ्लोर मिल्स को उन्होंने नवाजा है। नहीं, इस वक्त आटा मिल रहा है शहाब साहब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर? देखिए, कुछ एरियाज में मिलता है और कुछ जो एरियाज हैं वहां पे तो ज्यादातर वो एक शायद आप शहाब साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जरा नासिर सलमान साहब को भी शामिल है गुफ्तगू कर लूं। नासिर साहब, ये सारा मामला आप भी देख रहे होंगे और यकीनन ये मामला पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई और इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि विफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इस तरह पाकिस्तान के जो मामलात हैं, करप्शन के ऊपर जो काबू पाने की ड्राइव थी, उन्हें बेहतर होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आए रोज एक नया स्कैंडल सामने आता है, कभी रिंग रोड प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, कभी यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन सामने आ जाती है, जिस तरह से छुट्टी वाले दिन सब्सिडाइज्ड अशिया प्राइवेट वेंडर्स को बेच दी गई, उसके बाद उसकी फुटेज भी मीडिया ने चला ली, लेकिन इंतजामिया के कान पर जू की तू रेंगी, ना गवर्नमेंट से किसी ने नोटिस लिया। हमने सुना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अक्सर नोटिस ले लिया करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई इसके ऊपर दिलचस्पी नहीं दिखाई कि उनके इलाके में किस तरह से ऐसा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवैस में बड़ा मशहूर हूँ कि आपने यहाँ पर मदऊ किया। इस हवाले से जो आज गुफ्तगू हुई है, मैं जब प्रोग्राम में आया हूँ तो मुझे इसके मुतल्लिक असल में बताया नहीं गया, ठीक है, ताकि मैं इसके मुतल्लिक मालूमात लेता, चूँकि मैंने ये बातचीत सुनी है और जो वाइस चेयरमैन है शहाबुद्दीन साहब, ये उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरफ सरकारी मुलाजमीन की मैनेजमेंट है और एक तरफ हमारे जो काबिल कदर स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं।
तो जो मैं समझा हूँ वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी बेज़ाब्तगी हुई है जो कि कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और इसके जो मतन है वो भी मैं नहीं पढ़ सका इस अखबार में जो इन्होंने लिखा है। असल में मामला ये है कि देखें, जो इमरान खान साहब ने इस मामले में, यूटिलिटी स्टोर एक डूबता हुआ इदारा था जिसमें जब हम यहाँ पर आए, नहीं ज़रा पहले मेरी बात सुन लें, जैसे आपने पूरी तमीद बांधी है, तो हमने इनके मुलाजमीन के साथ निगोशिएट करके यहाँ पर मैनेजमेंट को फाल करके और इसको सब्सिडाइज किया 55 अरब रुपए की हतीर रकम से, और तकरीबन 19 इशिया के अंदर हमने सब्सिडाइज किया ताकि लोगों को सस्ते दामों इसके स्टोरों से चीज़ें मिल सकें। आपको पता है कि मेरे साथ काबिल कदर दोस्त ने भुट्टो दौर का भी जिक्र किया है, ये उसी के साथ मिलता जुलता एक मॉडल है यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करती है, और इसमें एक एमडी साहब है उमर साहब, मेरी उनसे गाहे बगाहे एज ए वाइस चेयरमैन वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल पंजाब बात भी होती रही, और जो सरकारी मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं उनके मुतल्लिक जो हमारे पास फुटेज आती थी उसके मुतल्लिक मैं उनके साथ बात करता था, और वो हमेशा ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी सिलसिले में कनाल गार्डन के अंदर एक यूटिलिटी स्टोर है जो नहर पे मौजूद है, वहाँ की फुटेज मुझे मौसूल हुई शिकायत के साथ, तो मैंने जोनल मैनेजर फैज़ान भट्ट साहब को वो भिजवाई, और जो बंदे पे वो इल्ज़ाम था उन्होंने मुझे वो ऑर्डर भिजवा दिया कि वहाँ से उसको हटा के उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। असल में मामला ये है कि जहाँ भी हमें जो करप्शन के हवाले से शिकायत मौसूल होती हैं, उसमें इन्होंने अभी आपको बताया कि पीटीआई की हुकूमत हमेशा कहती रही कि पुराने दौरों के अंदर नाअहल लोगों को सरकारी मुलाजमतों को अंदर इंडक्ट किया गया है। ये हमारा आज भी स्टांस है, क्योंकि 2.5 साल के अरसे में आपको पता है हर एक रोज़ एक नया बहरान खड़ा किया जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इंसाफ के हसूल के लिए और कानून की बालादस्ती के हवाले से एक एजेंडे के ऊपर अमल पैरा है उसको डीरेल किया जाए। तो देखें, इस हवाले से हमने पूरी कोशिशें की हैं कि आवाम को सहूलतें देने के लिए हम अपने इदारों को मजबूत करें और वहाँ से बेज़ाब्तियाँ ख़त्म करने के हवाले से हुकूमती कोशिशों को आगे लेके जाए। लेकिन जो आप ये स्टोरी बता रहे हैं, इस तरह की शिकायत सरकारी मुलाजमों की बेज़ाब्तियों में मुलव्वस होने के, क्योंकि उन्हें डर नहीं है ना किसी का। नहीं, देखें जरा बात सुन लें। देखें, मैं इस हवाले से आज टीवी का एक शो कर रहा था और CNW जो कि कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, 144 ऑफिसरों के खिलाफ हमने तादीबी कार्रवाई की है, जिनमें से कई लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे हमने पेट्रोल को सस्ता किया, हमारी इस वक्त सब्जियां सस्ती हैं, हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ इशाए खुर्दोनोश चिकन बहुत सस्ता हुआ है। नहीं, चिकन के हवाले से भी आज हमने जो इंस्पेक्शन के हवाले से मामला किया है, और वो तो आप बारी बारी एक चीज पे दिहाड़ी लगाते हैं ना, हमें कोई बंदा इसको हाईलाइट करने को तैयार नहीं है। रुकिएगा, और मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं कि इसके बाद मैं इससे बात करूंगा और इसके मुतल्लिक बाकायदा से तहकीकात। अशरफ मेहताब, आपने नासिर सलमान साहब का रिस्पांस सुना जो कि एक बहुत कैलकुलेटेड गवर्नमेंट रिस्पांस था, जिनका ये कहना था कि पिछले दौर की जो नाअहलियां हैं उनका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खसारे में जा रही है, पाकिस्तान रेलवेज खसारे में जा रही है, सुई गैस खसारे में जा रही है, महकमा वापटा अपनी रिकवरियां कर नहीं पा रहा, यूटिलिटी स्टोर्स में सरेआम चोरियां हो रही हैं, मामलात बेहतर होने की बजाय मजीद बदतर होते जा रहे हैं। अशरफ मेहताब, आप दिन रात डील करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट से, तो आपको लगता है कि उनमें किसी किस्म का डेटरेंस, कोई खौफ है, कोई स्पेशल ब्रांच वाला हमें देख रहा होगा, हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर लेगा, या रावी चैन ही चैन लिखता है? अशरफ मेहताब, जब ये सब्सिडी शुरू हुई, एक स्टोरी उस वक्त मैंने ब्रेक की थी, वो ये था कि गोदाम से जब कोई ट्रक निकलता था तो 2 वोचर उसके साथ जाते थे। एक वोचर के ऊपर उसका नंबर होता था, दूसरे वोचर के फेक नंबर किसी ट्रक का डाला जाता था। वो दोनों ही रिसीव करवाए जाते थे। एक का माल उतरता था, दूसरा का माल जो है वो फिर कहाँ जाता था, रब करता था, वो भी कोई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और इस तरह से स्टार्ट पहले दिन से ही जो है वो नकबजनी शुरू हो गई थी। सब्सिडी जो गरीबों को जानी थी वो इधर आती रही। अब मैं आपकी इनकी मनपसंद जो वहां पे लगे हुए लोग उनकी बात बताऊं। चूंक में एक स्टोर है, 4 दिन के अंदर उस स्टोर की सेल जाहिर की है 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा। अंदाजा लगा लें, 4 दिन के अंदर छोटा सा स्टोर है, उसके अंदर इतना सामान कहां से आ गया, कैसे बेच लिया उन्होंने, जबकि रूटीन के तहत उसकी जो आप सेल कह लें 5 से 8 लाख होगी, 10 लाख होगी।
अब इस तरह से डाके पड़ रहे हैं, मेरे पास वो भी प्रूफ मौजूद है कि वो इतनी, वहां एक टिलर मशीन है, एक मशीन है जिससे वो वोचर काटते हैं, और अंदाजा लगाएं कि वहां पे लोग अगर आते होंगे, लाइन लगी होगी, तो अगर वो कैलकुलेशन की जाए तो वो 1 मिनट के अंदर कितने पैसे कैसे वो उन्होंने जो है वोचर बना लिए, कैसे इतने पैसे कहां आ गए। आप यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने आइटम ए लेनी है तो आपको उसके साथ आइटम बी भी लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स का जो स्टाफ है उसका रवैया लोगों के साथ कैसा होता है, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सफाई सुथराई का क्या इंतजाम होता है, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। सफाई सुथराई का ये आलम है कि चूहे वहां घूम फिर रहे होते हैं, बिल्लियां वहां घूम फिर रही होती हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं होता, सिर्फ वो बैठे हैं और वो बाबू बन नासिर साहब कह रहे थे कि बहुत एक्टिव और फाल मैनेजमेंट किया गया है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पहले से बदतर हो गया है। मैंने आपको मिसालें दे दी, आप कल खुल जाएंगे ये स्टोर, जाके मेरे साथ विजिट कर ले और वहां जाके देखेंगे इतनी ज्यादा अशिया। देखें, ईद एक दिन पहले हो गई, वो भी इनको फायदा हुआ। जो माल ईद वाले दिन 13 तारीख को बिकना था वो नहीं बिक सका, वो 12 को रात को इन्होंने बंद किया, 13 का वो भी माल कहां गया उसका भी कोई हिसाब नहीं है कि कौन ले गया कौन खा गया, क्योंकि उस दिन भी लोग नहीं आए, छुट्टी थी, स्टोर बंद थे। वो माल किधर गया? 12 तारीख को इनको लोड करवाए गए माल, और आप जैसे आपने बताया कि 5 से 6 लाख का माल तकरीबन एक स्टोर में चला जाता है, ठीक है, वो किधर गया? वो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन? यहां हम प्रोग्राम करेंगे, उठ के चले जाएंगे, उसके बाद हमारी मालूमात के मुताबिक अगर ये कार्रवाई होती तो ये दूसरा रमजान है तो ये ऐसी सूरत ना पैदा होती। 80% यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्योंकि आटा सबसे ज्यादा जरूरत है, गरीब की भी, बाकी भी, और गरीब के ज्यादा बच्चे हैं वो ज्यादा खाता है, लेकिन वहां से यूटिलिटी स्टोर से उसको नहीं मिला, लेकिन वो न जाने पता नहीं किस तरफ चला जाता है वो आटा, जो सस्ता आटा होता है। कोई रिकॉर्ड का ये आलम है कि कोई चक्कर ही नहीं है, वही अगर इनको रिकॉर्ड के मेंटेन करना तो पुराने शरारती का डाल के वो पूरा कर लेते हैं अपना रिकॉर्ड। जिन्होंने बदनीतन लोग होते हैं, जिन्होंने कोई इस तरह से करप्शन करनी होती है, उनके पास 100 रास्ते होते हैं। पिछले 3 साल में अशरफ मेहताब, अगर बात की जाए अजमाली तौर पर, यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है? इजाफा भी हुआ है, अशिया के म्यार में बहुत, जैसे आपने अभी पास्को की बात की, पास्को की मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि इन्होंने एक जाली कंपनी बना रखी है, कभी उस कंपनी का वजूद कहीं पे नहीं है, जाके चेक कर ले। वो जो सैंपल लेते हैं वहां से चेक कराते हैं, और उसके 200 रुपया वो लेते हैं फी सैंपल का जो चेक कराने का है। वो अब तक पता नहीं कितने पैसे खा गई है कंपनी, इनकी अपनी मुलाजमों की, इनकी अपनी ऊपर अफसर जो है उनकी बनाई हुई वो कंपनी है। तो वो उसका जरा चेक कराए ना, जरा सलमान साहब बैठे हुए हैं, जाके नासिर साहब ये चेक कराए ना वो कंपनी का वजूद है कि नहीं है। तो फिर अगर वो 2 रमजान गुजर गए तो कितने रमजान और गुजरेंगे, कितने करोड़ लुटते रहेंगे, गरीब कितनी सब्सिडी से महरूम होगा। कौन सी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं आप? ये एक इन्होंने कंपनी बनाई, मैं आपको नाम भी उसका बता दूंगा, इस वक्त मेरे दिन में नहीं है। ये उससे इन्होंने कहा हुआ जी हम सैंपल जो लेते हैं क्वालिटी चेक करवाते हैं, क्वालिटी, और उसका रिजल्ट लेके फिर ओके करते हैं, तो वो जरा चेक करवाए ना कंपनी ने बनाई है। असल में थोड़े से हद्दो हाल पता चले, ताकि हमारा काम है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करें, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो सारी कंपनी का नाम। जरा यहां पर तवक्कुफ कीजिएगा। शहाबुद्दीन साहब, आप बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में जो बातें अशरफ मेहताब साहब बता रहे हैं कि वहां पर सफाई सुथराई के इंतजामात बहुत नाकिस है, बिल्लियां और चूहे वहां पर दौड़ते फिरते हैं, करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, और अक्सर चीजें वहां पर गायब होती हैं, लाइटिंग बहुत खराब होती है। तो आप लोग अपनी तनख्वाहों के मामले पर तो मैनेजमेंट से एहतजाज करते हैं, कौमी असेंबली के बाहर भी धरना देकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो चीजें पब्लिक इंटरेस्ट में होती है शहाबुद्दीन साहब, उनके ऊपर आपकी एसोसिएशन कोई एहतजाज नहीं करती। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इदारा खत्म हो गया तो आपका रोजगार बंद हो जाएगा, और इस इदारे की तरक्की से ही आपकी तरक्की वाबस्ता है? शहाब साहब, देखिए मेरे मोहतरम तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे हैं आपके पास जी, मैं वादा करना चाहता हूँ कि देखिए मुलाजमीन के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देना बड़ा आसान है। आप ये देखें, ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी छुट्टी वाले दिन, जो सामान सेल करने का या ब्लैक करने का, तो इसका ऑर्डर जो है वो रीजनल मैनेजर ने दिया है, और रीजनल मैनेजर को भी किसी एमडी ने या जनरल मैनेजर ने दिया होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी हम अपनी तनख्वाहों के लिए चले जाते हैं और एहतजाज करते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर को दे दिया जाए। मेरी एप्लीकेशन तमाम करप्शन के हवाले से 2000 से आज
नैब में भी मौजूद है, FIA में भी मौजूद है, पाकिस्तान को महकम किए हैं। नहीं एप्लीकेशंस नहीं शाहब साहब, जिस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन स्टोर्स पर काम करना बंद कर देते हैं, सड़कों के ऊपर धरना देते हैं, मरने की धमकियां देते हैं, खुदसोजी की धमकियां देते हैं जब अपने अलाउंसेस की बारी होती है, जब इस तरह के मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, सफाई सुथराई के इश्यूज होते हैं, करप्शन के इश्यूज होते हैं, तो उस पर आप लोग दरखास्त देखकर समझते हैं कि आपका जमीर मुतमईन हो जाता है शाहब साहब? हमारा काम है आवाज उठाना। अभी आप मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2019 में ये उमर नकवी साहब को MD तैनात किया था, जो कि 2 मई 2021 को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर वो इस वक्त सीट पर मौजूद है और उनको क्यों नवाजा जा रहा है। और इसी तरह ये आटे के मामले में जो आप बात कर रहे हैं, तो आटे का भी यही मामला है कि बोगस डायमंड बोर्ड स्टोरों पे भेजे जाते हैं और उसको इंचार्जेस मजबूर किया जाता है कि आप इसको साइन पर सुधी देते हैं, और जो ₹100 के हिसाब से उसको पेमेंट दे दी जाती है, ऊपर उसके 5.85 थैला सब्सिडी है, जो कि फ्लोर मिल के साथ मिलकर यही मैनेजमेंट जो है वो उसे पूर्ण करती है। और मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है, मैं हर जगह मुझे बुलाएंगे। ठीक है शाहब साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। नासिर सलमान साहब, 80% यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा दस्तयाब नहीं है, और उसके अलावा शहर की आम दुकानों पर अगर आटे का थैला 20 किलो का फ्लोर मिल से मिल रहा है तो उसकी प्राइस 1100, 1125, 1130 से कम नहीं है। सरकारी प्राइस क्या है आजकल 20 किलो के थैले की? देखें, जो बुनियादी तौर पे आपने ये बात की है, हमने रमज़ान के अंदर आटे की कीमत वहाँ पर 800 रुपया मुकर्रर की, और इसके हवाले से गवर्नमेंट ने अवाम के जो पैसे हैं उसके अंदर से एक बहुत बड़ी रकम को सब्सिडाइज किया इस सिलसिले में, और 68 रुपए की हमने वहाँ से चीनी प्रोवाइड की, और इसके अलावा वहाँ पर बेशुमार चीज़ों को सब्सिडाइज किया ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आटा वहाँ से गायब हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई सियासी आदमी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर हमारा जनवरी के अंदर एक यहाँ पर हमने लगाए थे खान साहब, उनके ऊपर कुछ इंक्वायरी में खान साहब, मेरा ज़हन से नाम निकल गया, जुज़ियात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बात सुने अवैस भाई, उनको हमने जो खान साहब थे उनको हमने इल्जाम साबित होने के ऊपर वहां से हटा दिया, बरतरफ कर दिया, और नहीं कहीं भी नहीं लगाया, ठीक है, और वहां से बरतरफ कर दिया। उसके बाद हमने ये जो पैसे दिए हैं, चूंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जब कोई ग्रांट देती है तो इदारे को देना पड़ती है। अब जो आप ये बात कर रहे हैं कि वहां के मुलाजमीन की मिली भगत से मैंने अभी सिर्फ कोई आम PTI का बंदा वहां कैश नहीं खड़ा होता, किसी सियासी बात तो सुन लेना, हमने आटे की तकसीम बात तो सुन लेना। मैं आपको बताऊं, अगर पंजाब गवर्नमेंट का सरकारी रेट क्या है 20 किलो आटे का? देखें जी, हम तो 860 रुपया है, और हमने इस सिलसिले में देखिए बात तो सुन ले अवैस, हमने रमजान बाजारों में यहाँ पर कुछ 64 लाख के करीब रमजान बाजारों में लोगों ने विजिट किया है, जहां पर हमने आटे को 370 रुपए का वहां पर प्रोवाइड किया है। सर नहीं, मेरी बात सुन ले, वो रमजान में था, ठीक है। रमजान बाजारों के अंदर हमने चीनी को सब्सिडाइज किया, वहां पर लाखों लोग आए, उन्होंने सब्सिडाइज की हुई चीनी को वहां से खरीदा। इसमें कोई शक नहीं है कि लंबी लाइनों की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि ये तरीकाकार नहीं है। अभी नहीं, सुन तो ले मेरे भाई, ईद के बाद हमने ये रमजान बाजार, चूंकि उसका नाम रमजान बाजार है, सहूलत बाजार, उसको बंद किया रमजान से ये आखिरी। मुझे एक ब्रेक। अब जो आप यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत ने इस हवाले से पूरी कोशिश की है कि लोगों को हम सस्ती चीजें, मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे पास वो मुझे ब्रेक लेनी है, 4,800 वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आटे की फराहमी के हवाले से और यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूटिलिटी स्टोर्स पे होने वाली करप्शन के ऊपर और आटे की फराहमी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर। अशरफ मेहताब, इस वक्त जो प्राइवेट बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनमें कैरफोर है, जिनमें मेट्रो है, अल-फतेह है, जब लोगों को वहां पर सारी सहूलियात जो हैं मैसर हैं, वहां पर प्राइस कंपैटिबिलिटी है, तो लोग क्यों यूटिलिटी स्टोर्स का आखिरकार रुख करेंगे? और अगर वहां पर गरीब आदमी ने जाकर ख्वार होना है तो फिर गरीब आदमी तो उन्हीं छोटी छोटी दुकानों के ऊपर जाएगा ना जहां तक उसकी रसाई है। तो एज अ बिजनेस मॉडल आप समझते हैं अशरफ मेहताब की यूटिलिटी स्टोर्स 21वीं सदी में वायबल है, कंपैटिबल है?
जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब लाहौर की मैं मिसाल दे देता हूँ। आप लाहौर के जहाँ जहाँ पे स्टोर खुले हुए इलाके चेक कर ले कौन से हैं। डिफेंस में जरूरत है किसी को, कितना वहाँ पे 0.001% गुर्बत होगी। गुलबर्ग में है, शादमान में है, मॉडल टाउन में है। ये बड़े बड़े जो पोश इलाके हैं जहाँ पे ये खुले हुए हैं, अगर वहाँ से गरीब आदमी को गांव से चल के आता है तो जो सब्सिडी है वो तो किराए में लग जाएगी उसकी, उसको क्या फायदा होगा। 70% इस वक्त जो गुर्बत है वो बैकवर्ड इलाके हैं, शहरों से हट के है, जो गाँव है छोटे वहाँ पे ये यूटिलिटी स्टोर उनकी जरूरत होनी चाहिए। 70% लोग जो है वो जहां बसते हैं वहां पे ये शिफ्ट होने चाहिए यूटिलिटी स्टोर, ताकि उनको फायदा हो। नहीं तो फिर आप फुटेज में देख रहे हैं, बेग बात आएगी, गाड़ियां भर के ले जाएंगी और मजे से वो सब्सिडी खाएंगी। क्रॉस दी बोर्ड सब्सिडी तो वैसे ही नुकसानदेह है जिस सूरत में भी हो। अगर आप किसान को क्रॉस दी बोर्ड सब्सिडी देंगे तो उस तक तो पहुंचेगी नहीं, दरमियान में खा जाएंगे। लेकिन जदीद दौर में रियासतें जो होती हैं, जो हुकूमतें होती हैं, वो ये नहीं देखती कि उनके आगे आने वाला शहरी अमीर है या गरीब, और अमीर को हमने डबल रोटी 200 रुपए की और गरीब को हमने 150 रुपए की देनी है। वो तमाम शहरियों को जो खाने पीने की अशिया है एक ही रेट पर सप्लाई करती हैं अशरफ मेहताब। लेकिन आप जिस मुल्कों की आप मिसाल दे रहे हैं वहां पे आप देखें ना लिविंग स्टाइल उनका, उनकी ज़राए आमदन, उनकी फीका आमदनी कितनी है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल उसके उल्ट हो जाएगी। यहां से अगर टैक्स लेना हो या कोई, लेकिन बुनियादी क्वेश्चन तो फिर वही है ना कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या प्राइवेट चेन्स के साथ मुकाबला कर सकता है? क्या गवर्नमेंट की सब्सिडी के बगैर ये इदारा मुनाफा कमा सकता है? क्योंकि जब ये इदारा लॉन्च किया गया था तब उस तरह से बड़ी बड़ी चेन्स इस वक्त पाकिस्तान में एंटर नहीं हुई थी। इन्होंने जो बिजनेस मुतासिर किया है यूटिलिटी स्टोर्स का, वो सर्विस में इनसे बेहतर है, वो क्वालिटी में इनसे बेहतर हैं, वो क्वांटिटी में इनसे बेहतर है, तो क्यों कोई यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करेगा? नहीं, वहां पे कीमतें बहुत ज्यादा हैं भाई। आप जाके चेक करें, वहां अभी भी चीनी 115 रुपए में, 110 रुपए से नीचे नहीं, 115 में बिक रही है। अगर यूटिलिटी स्टोर पे वो 68 रुपए में है तो फर्क देखें कितना है। तो फिर गरीब तो जाएगा वहां पे, वहां तो घुसने नहीं देते किसी गरीब को। मैले कपड़े वाले को वहां स्टोर इंतजामिया जिनके आप नाम ले रहे हैं, वहां तो एक क्लास जाती है, वही जाके खरीदारी करती है, बेगबाज जाती है, वो खरीदारी करती है। गरीब आदमी के लिए ये बेहतरीन मॉडल है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अंदर जो कबाते हैं उनको दूर करने की जरूरत है, इनको उस जगह पे ले जाने की जरूरत है। क्या कबाते हैं? वो यही कबाते हैं कि इनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस इस तरह का नहीं है। चीजें कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, इतना जदीद दौर आ गया है। अब ये हो नहीं सकता कि आप इस कंप्यूटराइज दौर के अंदर आप अशिया को गिन ना सके, जो बिक गई है उनको ना देख सके। कैमरे लगे हुए हैं, उनसे पता चल जाता है। मैंने मिसाल आपको दी है, एक यहाँ पर स्टोर 1.25 लाख की, 4 दिन में सेल कैसे कर? मेरी आवाज आ रही है शाहब साहब? आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आपने नैब को भी दरखास्त दी, आपने FIA को भी दरखास्त दी, आपने अपनी मैनेजमेंट को भी बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो करप्शन के मामलात हैं, कभी किसी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर किसी अफसर को मुअत्तल किया गया तो क्या उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया शाहब साहब, या वो कुछ अरसे के बाद मुअत्तल रहने के बाद बहाल होकर किसी और स्टोर पर जाकर चोरियां करने लग गया? देखिए, इसमें इस तरह है कि जो हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतर हैं। और इदारे की जो अफादियत है उस पे भी कोई जो सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो हुकूमत के लिए और अवाम के लिए बड़ा बेहतर है। लेकिन ये जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें मेरी एप्लीकेशन, मैंने 2020 में पहली एप्लीकेशन दी थी दाल चना के हवाले से। जो वजीर आज़म साहब ने जब रिलीफ पैकेज का ऐलान किया तो एक दाल चना खरीदी गई थी 7,17,000 किलो तमाम स्टोर के लिए, जो कि बाजार से बहुत ज्यादा महंगी, यानी 169 रुपए पर केजी खरीद की गई, जबकि बाजार में उसका रेट था 102 से 120 रुपए। ठीक है। मेरी वो एप्लीकेशन 6 महीने तक दबा के रखी गई महकमे में। मुझे इल्म नहीं था कि इस तमाम मामले में। तो आप जब इस तरह की एप्लीकेशंस देते हैं शाहब साहब, तो यकीनन आपकी मैनेजमेंट के इल्म में भी आता होगा कि हमारे खिलाफ दरखास्तें जा रही हैं, तो आपको महकमाना इंतकामी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मैं सर वही थोड़ा सा अगर आप टाइम दें, मैं वही बता रहा हूँ कि 6 माह तक मेरी वो एप्लीकेशन जो है जनरल मैनेजर डिसिप्लिन इंक्वायरी ने दबा के रखी। अब सबसे बड़ा मसला ये है हमारे इदारे में कि 3-4 जनरल मैनेजर्स हैं और एक MD है जिन्होंने तमाम सीटें बांटी हुई हैं, और एक GM के पास 2-2, 3-3 सीटें हैं, यानी इजाफी चार्ज दिए हुए हैं, और वो सारा मामला घूम फिर के उन्हीं के पास रहता है। वही परचेजिंग करते हैं, वही इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और वही इसको रेट कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब 6 महीने का कुछ नहीं हुआ, मेरे खिलाफ काफी सारी इन्होंने बोगस कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसके बाद मैं FIA में चला गया।
6 महीने से, बल्कि 6 से भी 8 महीने हो गए मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे भी मौजूद है। उस खबर सिर्फ एक दफा मुझे बुलाया गया और जो उनका रवैया था अफसरान का वो ये था कि वो इदारे की मैनेजमेंट को ही फेवर दे रहे थे। सही। नैब में मेरी एप्लीकेशन मौजूद है, वहाँ पे एक दफा बुलाया गया, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा कोई इत्तला नहीं दी गई। जो नैब के चेयरमैन कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं। जी, मुझे दोबारा नहीं बुलाया। ठीक, मैंने शाहब साहब जरा रुकिएगा, शाहब साहब जरा रुकिएगा। नासिर सलमान साहब, यहाँ पर अशरफ मेहताब जिक्र कर रहे हैं कि बाकी मामलात तो एक जानिब यूटिलिटी स्टोर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसको मैनेज कर रही है, वहां पर बिल्लियां दौड़ रही हैं, वहां पर चूहे दौड़ रहे हैं। कैसी आपको लगता है ये सुनकर? एग्जैक्टली, देखिए जो बेसिकली आपको मैंने बताया है कि जो अशरफ साहब ने रिपोर्ट को बनाया है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा है कि इसके मुतल्लिक मैंने ना तो मैंने सफाई के मुतल्लिक बात, लेकिन जहां तक सफाई के मामलात भी हैं, अभी हमारे जो दोस्त हैं जो वाइस चेयरमैन है इसी इदारे की एम्प्लॉयज़ की यूनियन के, वो मेरा ख्याल है इस हवाले से जो हम चार्टर बनाते हैं अपनी जॉब का, उस हवाले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि हमने वो रकम भी प्रोवाइड कर दी जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों तक अच्छी साफ सुथरी सब्सिडी पहुंचे। अब ये आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो मुलाजमीन हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, इस पे बहरहाल इंक्वायरी करवाई जा सकती है और इस मामले में जो तादीबी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, आपने कहा कि सस्पेंशन के अलावा कोई हल है, जो मुल्क की मौजूदा सरकारी मुलाजमीन के कवानीन हैं इसके अंदर तो इसके अलावा कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर अपोजिशन चाहे तो इस मामले में हम कोई कानूनी ढांचा बना सकते हैं मजीद बेहतर, जिससे आवाम आपकी गवर्नमेंट जो है सरकारी मुलाजमीन को रेगुलेट करने के लिए पेरिस के फैटिफ की हिदायत का, और देखिए भी पेरिस की नहीं है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट जमहूरी निजाम के अंदर इस मामले के लिए कानून साजी रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हमने तो END रूल्स के अंदर भी बेहतरी लाने के हवाले से कमेटी बनाई जो मजीद काम कर रही है कि हमने तनख्वाहें भी इस मरतबा, आज ही वजीर आला साहब ने सूबाई महकमे 25% उसके स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है, 10 से 15%। अब आप अगर ये कहते हैं कि इसके बावजूद कोई बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और हम एक यकमुश्त ऑर्डर के तहत तमाम लोगों को निकाल बाहर करें, ऐसा कोई नहीं कह रहा। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं मकसद क्या है, आपको क्या हमारी यूटिलिटी स्टोर को आ रहा है, आपको लग रहा है कि सलमान साहब वहां पर प्रोवाइड कर यूटिलिटी स्टोर जाली खोलने की हिम्मत कैसे होती है जिसके अंदर चूहे भाग रहे हो, जिसके अंदर बिल्लियां भाग रही हो, जिसमें आटा दस्तयाब ना हो? नासिर साहब मेरी बात सुनिए ना, वो अगर सफाई का ये आलम है, आटा वहां पर दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से बड़ी मरतबा एडवाइजरी दे चुके हैं। मैंने जाती तौर पे भी उसके एडवाइजरी एडवाइजरी से मुराद सर आप एनजीओ है या गवर्नमेंट है? एडवाइजरी से मुराद ये है कि हम नोट करते हैं, हम उसके लिए अपने ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं उसके हवाले से ये अपने MD साहब को बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये जो सब्सिडी दी है इसको एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये भी काम ऐसा है कि मैं वहां पर जाके अपनी जॉब के अलावा वहां पर सफाई के आप नहीं सर, यूटिलिटी स्टोर्स को मैनेज करने वाली वजारत सफाई करने को भी नासिर साहब रुक जाए ना। अशरफ मेहताब साहब, इस वक्त लाहौर शहर की ये सूरत हाल है कि जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, किसी सरकारी इदारे को कोई परवाह नहीं है। लाहौर शहर की जो शहरी हदूद हैं उसके अंदर ऊंट घूम रहे हैं, उसके अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, उसके अंदर बकरियां जो हैं वो घूम रही हैं। इसका मतलब यह है कि किसी शहरी इदारे को कोई परवाह नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर आप फुटेज ब्रेक करते हैं, आप खबर लाते हैं कि वहां पर चोरी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इस मुल्क को इस तरह से चलाया जा सकता है अशरफ? मुमकिन नहीं है। जब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला उठा, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो गया, तो जो वज़ीर मशीर इतलात है उन्होंने आगे कहा जी हमने, चूंकि उन्होंने टेंडर बहुत महंगा दिया था, हमने 4 अरब रुपए बचा लिए। अब इंशाल्लाह कल से सफाई का निजाम ये दिसंबर की बात है। हाँ, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये 4 अरब जो बचाए थे वो किस लिए बचाए गए थे, कि ताकि लोगों को, लोग जो है उनके सरों पे कूड़ा पड़े। किस वजह से बचाए गए थे कि वो बेहतर निजाम हो और वो अच्छे वो जो लोग हैं उठाने वाले वो लेके लाए जाए। तो वो किधर गए फिर वो लोग? इसका मतलब पैसे बचा के जाते कहाँ है वो समझ नहीं आती कि
इतने बचा ली तो जाते कहाँ है? ये अवाम की फलाह के ऊपर जो पैसे लगने होते हैं, जितने लगने होते हैं, उससे अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे तो हालत तो यही होगा ना। फिर हर गली में, हर सड़क के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा होगा, कहीं पे गाड़ियां उल्ट रही होगी, कहीं पे गाड़ियों की वजह से वो लोगों के सरों में पड़ रहा होगा। तो आप इसी चक्कर में रहे जी, बस आपने पैसे बचा लिए जी, हमने फलां को ये कर दिया, तुम दिया, ये कर दिया, तो अवाम क्या कहेगी? आपने आखिर एक दिन जाना है अवाम के पास, अभी ये आपके पास वक्त है, तो आप इनको चाहिए नहीं, उसका हल तो उन्होंने निकाल लिया है। तो फिर ये ना कि वो कल कला जाए तो वो कूड़ा उठा के इनके सरों में फेंकना शुरू करते, तो इससे बस का खेत रहेगा, माहौल अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी इनको ये कर लेना चाहिए। अब देखें, एक रिपोर्टर अगर ये सारी चीजें निकाल सकता है तो ये फिर इनकी जो इंतजामी है, तो उसके लिए फिर एक लंबा नहीं है किस तरह से कि वो फिर इसको उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रहे। शहाब साहब, यूटिलिटी स्टोर्स को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें सबसे चीज तो ये ये चाहे डिजिटल करें या ये तो मर्जी इस पे लगाते हैं, जब ऊपर मैनेजमेंट बैठी होगी तो ये किसी तरीके से ठीक नहीं हो सकेगा। इसकी इस तरह है कि ये और शहाब साहब, जो करप्ट मैनेजमेंट है उसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर GM के शामिल हैं और उनको सियासी आशीर्वाद, सियासी पुष्टपनाही हासिल है शहाब साहब? बात है, एक बंदा जो 2 मई को जिसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है और वो बंदा अभी तक सीट पे बैठा हुआ है, तो कौन सी सीट पर? मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी। ठीक है जी। एक चीज, दूसरी चीज, 2 जनरल मैनेजर हैं जो उसके दस्ते रास्त हैं, जो 2-2, 3-3 सीटें संभाल के बैठे हैं, सरदार मोहम्मद खान और इशफाक अली मलक, 2-3 चार्ज हैं, और वो बंदे 2014 में रिटायरमेंट ले गए थे खुद ही, और उनको वजीर आजम के बगैर बहाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो बंदे बगैर किसी मिजाज अथॉरिटी तो के MD की एक्सटेंशन के लिए कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है अभी तक शहाब साहब? उनको जनाब एक बिल्कुल गोलमोल सा नोटिफिकेशन दिया है, जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, जो साबका सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अभी एस्टेब्लिशमेंट में चले गए हैं, उन्होंने एक दिया है कि जी जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती उस वक्त तक आप कंटिन्यू करें, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। इसके लिए होना ये चाहिए था कि किसी पाकिस्तान में तो इसकी जरूरत नहीं होती ना एक्सटेंशन के लिए, किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को या किसी एडिशनल सेक्रेटरी ठीक है। मुझे शहाब साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को कंक्लूजन की जानिब लेकर जाएंगे कि अवाम की जो शिकायत है यूटिलिटी स्टोर्स के मुतालिक वो कैसे दूर हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूटिलिटी स्टोर्स की जो कारकर्दगी है उसने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। मुझे अशरफ मेहताब, आप बताइएगा कि आप जब इन मामलात को कवर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो उसके बाद जब आप एक नई स्टोरी के लिए वहां पर जाते हैं तो उन लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? अवाम तो इससे खुश होती है। अवाम जो जिन लोगों का हक मारा जा रहा है, आपको पैसे ऑफर होते हैं? देखिए जी, पैसे तो इससे पहले भी, पिछले साल भी मैं गया था बलालगंज के अंदर, एक स्टोर के ऊपर छापा मारा, वहां पे 2 प्राइवेट पिकअप आई हुई थी, वो किसी निजी जो है वो दुकानदारों की थी, उसमें वो सामान भर रहे थे अपने, वो छुप छुपा के फुटेज बनाई। पहले हमें धमकियां दी गई कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हमने कहा जी आप कर ले जो करना है, हमने ये भी चलानी है, कल और चलानी है, फिर परसों और आपकी जो सारा स्कैंडल चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इनको कहीं बिठा के चाय पानी के चक्कर में ले जाएं और वहां पे जाके थोड़ा बहुत इनको दे दूं कि जान छुड़ा लें, लेकिन वो हमने सारी चलाई। एक बात और बताइए, और ये ऑफर तो होती रहती है, धमकियां भी मिलती है, दालें बिकती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटा, घी और दूसरी चीजें बिकती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है अशरफ मेहताब? उसमें देखें, जो घी इन्होंने खुद बनवाना शुरू किया है उसमें क्वालिटी में जाके कंप्रोमाइज कर गए, ये उसमें कम हो गई है। जो चीजें फ्लोर मिल से लेते हैं, फ्लोर मिल भी मुझे ये पता चला कि एक ही आदमी है जो पिछले 5-6 साल से दे रहा है, और जिस तरह के भी वो दे रहा है, गरीब आदमी को गर्ज होती है आटे से, वो ले जाता है। जब वो रोटी पकती है तो पता चलता है कि वो क्या है। जो आपको बाजार से मिलेगा आटा 860 का, या आपको यूटिलिटी स्टोर से मिलेगा, आप उसकी जाके रोटी पका ले, ठीक 10 मिनट बाद वो रोटी खाने के काबिल नहीं रहेगी। उसके दौरान अगर खा ले तो खा ले, लेकिन वो जो अच्छा आटा है मुख्तलिफ बाकी फ्लोर मिल का, उसके अंदर पता नहीं क्या डालते हैं, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो ये हुकूमत के चेक करने की बातें हैं। ये इंतजामिया, पंजाब फूड अथॉरिटी है, बाकी जो चीजें हैं, महकमे हैं, अदारे, उनका काम है कि ये जाके उनको चेक करें, और चेक करने के बाद उनके अंदर वो जो के ऊपर फ्रिज में रखने वाली आइटम्स होती हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, मक्खन है या फ्रोजन फूड है, उनकी दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है? मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी यूटिलिटी स्टोर के अंदर कोई फ्रीजर देखे हो, या बहुत बड़ी फ्रिज हो जिसके अंदर पड़ी हो, शेल्फ के ऊपर ही पड़ी रहती है। हाँ, उस यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो उनके लिए पंखे लगे हुए या कहीं पे एसी लगा हुआ है, तो उसी से वो फिर गुजारा करते हैं, अदरवाइज होता ऐसे नहीं है। मैं आपको जैसे बता रहा था, चूहे और बिल्ली है,
मुलाजिम वहां पे जो है वो बेचारे जो है वो कमजोर हो गए हैं, चूहे बिल्लियां खा खा के वो माल जो है लोगों का सब्जी को मोटे होते जा रहे हैं, तो पकड़े ही नहीं जा रहे। लास्ट कमेंट्स नासिर सलमान साहब के, आप शिकायत को भी डील करते हैं, किस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स के मामलात को बेहतर किया जा सकता है? देखें, ये तो हमने तय किया है कि ये हमारे पास वो जो हकायक इन्होंने इकट्ठे किए हैं बाकायदा से एक एप्लीकेशन की शक्ल में हमें देंगे, जो एक शहरी के नाते। अच्छा, एप्लीकेशन ये देंगे सर, आपके जो स्पेशल ब्रांच वाले हैं उनकी तनख्वाह? नहीं, ये बात नहीं है, आप समझ लें। मैं जुरिस्डिक्शन में कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास 100 मोटो एक्शन लेने के कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन, चले एप्लीकेशन भी ना दें, लेकिन मैं सुबह इंशाल्लाह ताला ये जो यहाँ के रीजनल मैनेजर हैं इनसे ये मुंदराजात मानने तो मैं हकदार हूँ कि ये कौन सी चीजें इनकी नोटिस में आई है, ताकि उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर। बहुत बहुत बताया कि हमको शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब। नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों शिकायत की आईजी कंप्लेंट सेल के ऊपर कि लॉकडाउन के बावजूद जो फुटपाथ बाजार हैं वो खुले हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और एक हफ्ते के बाद एक इंस्पेक्टर मुझे कॉल करके कहता है कि आप अपना मसला बताने के लिए फलां SHO के पास जाएं, उन्होंने आपको तलब किया है। ये है सूरत हाल इस वक्त गवर्नमेंट के इदारों की कारकर्दगी की। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।